हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ही है ये भी, एंड लेकिन ये इंडिया से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था एज अ वर्ल्ड लेवल पे देखा था, एंड बाहर पूरा हिस्टोग्राफी क्या है ये सब सीखा था हमने, उसका मीनिंग सीखा था डिटेल में। एंड आप लोग ने वो बहुत ही ज्यादा उसको लाइक किया, शेयर किया। थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू सो मच। सो हियर्स द सेकेंड चैप्टर। आई एम क्विकली गोना शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू एंड लेट्स स्टार्ट। So as you can see, historiography part 2, that is Indian tradition. इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी का क्या पूरा रहा है, जर्नी रहा है। हिस्टोरियोग्राफी क्या था? हिस्टोरियोग्राफी इज द वे यू रिकॉर्ड हिस्ट्री। किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो। याद रखना कीवर्ड्स हमारे क्या थे? क्रिटिकल एनालिसिस करना, एग्जामिन करना फैक्ट्स को, एविडेंस ढूंढना अच्छी तरह से। ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। सो ये इंडियन ट्रेडिशन, यानी इंडिया में ये सारी चीजें जो इंडिया में राइटर्स रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, अलग अलग मुगल एम्परर्स के यहाँ पे जो राइटर्स थे, जो अलग अलग डिनेस्टी में रहते थे, तो ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल एक बात बता दूं कि हिस्ट्री हमारा हमने पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, दैट इज एंशिएंट पीरियड, मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आज फर्स्ट पार्ट, ये पूरा चैप्टर हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी, मेडिवियल हिस्टोरियोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन अलग अलग फेजेस में, इन अलग अलग टाइम पे कैसे लोग थे, कैसा वो लिखना शुरुआत किया था उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट करना कैसे शुरुआत किए थे, एंड कैसे हम आज की तारीख में, जिसे हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिसमें स्ट्रिक्टली हम ह्यूमन डीड्स की बात करते हैं, हम डिवाइन डीड्स की बात नहीं करते, हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम कोई भी फैक्ट को, कोई भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से ढूंढते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं। तो ये पूरे प्रोसीजर में हम फ्रॉम एकदम माइथोलॉजिकल स्टोरीज से एक्चुअल रियल फैक्ट्स के बेस पे हिस्ट्री पे कैसे आए, ये हम इंडिया की स्टोरी जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, स्टार्टिंग में ही 2 पार्ट्स यहाँ पे। तो ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी जो आज हम करेंगे पूरा ऑलमोस्ट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें फिर वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स करेंगे। पहला, we learned about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. तो एकदम सिंपल, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहले पार्ट में हमने वेस्टर्न, यानी पूरा वेस्टर्न, जब मैं कहता हूं तो यूरोप कंट्रीज पूरा, याद रखो। तो वेस्टर्न कंट्रीज एंड वहां के बारे में हमने जाना कि हिस्टोरियोग्राफी कैसे फॉर्म हुआ। एंड आज इस चैप्टर में हम इंडिया में ये सब कैसे हुआ वो जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, जैसे मैंने कहा था, पहला हम एंशिएंट पीरियड पढ़ेंगे। एंशिएंट पीरियड, इन द एंशिएंट पीरियड के अंदर memories of great deeds of ancestors and mythological law, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं, उनके ग्रेट डीड्स का मतलब होता है उन्होंने जो महान काम किए हैं, उनके जितने भी उन्होंने वॉर जीती है, जो भी उनकी कहानियां हैं, वो सारे महान काम की बातें हमारे आज मेमोरीज में स्टोर्ड है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ओरल रिसाइटल्स की हेल्प से ये आते गया है। ओरल रिसाइटल्स क्या होता है? ओरल यानी फ्रॉम माउथ, ओरल, इसलिए उसको ओरल टेस्ट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने बोलना जो बोलते हैं उसे ओरल कहा जाता है। ओके, माउथ का यूज करते तो उसे ओरल कहा जाता है। ओरल रिसाइटल्स के रूप में हमारे पास आज भी जिंदा है ये सारी मेमोरीज। The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirmed that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium before Common Era. तो ये अब बता रहे हैं कि जो हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के यहां से सील्स मिले थे, आर्टिफैक्ट्स यानी जो अलग अलग दूसरे मटेरियल सोर्सेस मिले थे, उससे ये साबित होता है कि इंडियंस लोग जो है उस जमाने में, इंडिया, याद रखो हरप्पन सिविलाइजेशन आज की तारीख में प्रेजेंट
पाकिस्तान में हो जाता है वो, ओके, अफगानिस्तान पाकिस्तान वो एरिया में हो जाता है पूरा। तो पहले इंडिया पूरा सब कॉन्टिनेंट काफी वास्ट था, तो ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। सो इंडियंस बहुत ही आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने की कला में बहुत ही अच्छे हो चुके थे, ये बात हमें पता पड़ती है। एंड एज अर्ली एज थर्ड मिलेनियम, मिलेनियम सेंचुरी यानी क्या होता है, 100 ईयर्स होता है, मिलेनियम यानी क्या होता है, 1000 ईयर्स होता है। इट मींस ये कह रहे हैं कि 3000 ईयर्स पहले, क्राइस्ट के 3000 ईयर्स पहले से ही हम राइटिंग की कला में माहिर हो चुके थे, ओके। हाउएवर द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डिसाइफर्ड, यानी कि जो हमें उस जमाने की, हड़प्पन जमाने की जो स्क्रिप्ट मिली थी, अब स्क्रिप्ट क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। हम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का फर्क जान लेते हैं, ओके। लैंग्वेज हम इंग्लिश यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए हम जो यूज करते हैं, दैट इज योर ABCD, ये जो है इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये स्क्रिप्ट हमने डिराइव किया है रोमन स्क्रिप्ट में से। सो ये चीज आपको समझनी है कि स्क्रिप्ट क्या होता है, ये इस चैप्टर में वर्ड यूज होने वाला है, स्क्रिप्ट, ओके। सो हमको जो हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है वो हमने अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखते थे जो आज की तारीख में हम जिसे इंग्लिश भाषा कहते हैं या कोई हिंदी भाषा कहते हैं, वो कोई अलग लेटर्स एंड सिंबल्स में लिखते थे, जो हमें नहीं पता कि ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सो जैसे कि आप ये इमेज भी देख सकते हो स्क्रीन पे, तो ये है हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो जिसका मीनिंग हमें अभी तक हमने पूरी तरह से डिकोड नहीं किया हुआ है। द अर्लीस्ट, आगे रीड करेंगे, द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहे हैं कि सबसे पुरानी से पुरानी रिटन डॉक्यूमेंट जो हमें मिली है वो कौन से फॉर्म में मिली है, वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिली है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है समझते हैं, जो भी सॉलिड सरफेस पे आप कार्विंग यानी खोद खोद कर आप उसमें से लिखते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। आप स्टोन पे इंस्क्रिप्शन करते हो, रॉक्स पे इंस्क्रिप्शन करते हो, किसी मेटल की चीज पे इंस्क्रिप्शन कर सकते हो, सो इसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ओके। तो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स जो सबसे पुराने से पुराने पहले के जो मिले हैं वो कौन से फॉर्मेट में थे, वो इंस्क्रिप्शन फॉर्मेट में थे, यानी कि किसी ने उसमें इंक यूज नहीं की थी, किसी ने पर्टिकुलर सॉलिड चीज पे खोद खोद पे उस पे लिखा हुआ था, ओके। सो दैट इज इंस्क्रिप्शन। दे आर डेटेड टू द 3rd सेंचुरी। देखिए अब हम 3rd सेंचुरी में आ गए, 3rd सेंचुरी यानी 300 साल बिफोर कॉमन इरा, क्राइस्ट के जन्म के 300 साल पहले की बात चल रही है। तो उस जमाने में अशोका एम्परर थे हमारे यहाँ पे, अशोक देखो आ गया, दैट इज एम्परर अशोका मौर्याज टाइम। तो मौर्य डायनेस्टी के ग्रेट किंग, इंडियन किंग अशोका राजा, जिनके बारे में लाइक आप सुनते ही होंगे, अशोका चक्र हमारा, उनसे ही हमारे फ्लैग में जो इंडियन फ्लैग में अशोका चक्र है वो उन्हीं की देन है। इट इज द व्हील ऑफ वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे। एंड आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा का वॉर हुआ था बहुत, तब तो काफी वो पूरा मतलब सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया पूरा वो कैप्चर कर चुके थे। फ्रॉम अफगानिस्तान, आज की तारीख में अफगानिस्तान से लेके ईरान, अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, एंड फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ श्रीलंका तक की उनकी पूरी कैप्चर हो चुकी थी, पहचान हो चुकी थी। और कलिंगा में एक वॉर हुआ था जहां पे बहुत लाइक लैक्स ऑफ पीपल मर गए थे। उसके बाद उनको बहुत ही लाइक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, गॉड रियलाइजेशन हुआ था, जिसके बाद से उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे। एंड उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी पूरी तरह से, एंड बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया था। उन्होंने करीब 33 पिलर्स, 33 इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं टोटल, जिसमें अशोका पिलर है, फिर लायन, जो अशोका पिलर का जो हमारा एम्ब्लेम है, हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एम्ब्लेम है आज की तारीख में, लायन है, बुल है, अशोका चक्र है, ये हम यूज करते हैं उन्हीं के टाइम का, उन्हीं ने ये बनाया था। सो उन्होंने ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस किए थे। हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। तो एडिक्ट्स यानी उन्होंने काइंड ऑफ कमांडमेंट्स, रूल्स, लॉज बना के रखे थे कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें किसी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। तो ये एडिक्ट्स उन्होंने हर एक अलग 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 जगहों पे वॉल, ये स्टोन पिलर्स में लिख के रखे थे।
लिख के रखे थे, नॉट विथ पेंट, नॉट विथ इंक, उन्होंने उसमें इंस्क्राइब किया था, यानी उसमें खोद 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 के उसको लिखा था। ओके, दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो ये हमें सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन चीज मिली है इन द पीरियड ऑफ अशोका। आगे पढ़ेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी। अब देखो फर्स्ट सेंचुरी में धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते आ रहे, ठीक है। 3000 मिलेनियम हमने राइटिंग स्किल्स पता लगा ली कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं। हम 300 सेंचुरी में आ गए, फर्स्ट सेंचुरी यानी 100 साल बिफोर द कॉमन ईरा, दैट इज क्राइस्ट के जन्म के 100 साल पहले। ओके, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. They provide, okay, so यहाँ पे वो लोग ने अब क्या बोला कि 100 साल पहले, 100 साल बिफोर द कॉमन इरा हम लोग अब स्टोन्स और वॉल्स वगैरह, केव्स वगैरह को छोड़ के अब चीजों के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना सीख गए थे। कॉइन्स के ऊपर हम इंस्क्रिप्शन करते थे, राजाओं के फोटोज, बुल बनाते थे, कोई नेचर एलिमेंट बनाते थे, एलिफेंट बनाते थे। तो ये सारी चीजें, या हमें कोई मैसेज लिखना था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में भी बात की थी कि शिवाजी महाराज के टाइम में कॉइन्स कैसे थे, राइट, तो उसमें भी इंस्क्रिप्शन हुए थे। तो ये सारा इंस्क्रिप्शन हम कॉइन्स पे करना सीख गए थे, मेटल इमेजेस पे स्कल्पचर्स करना सीख गए थे। स्कल्पचर्स आर बेसिकली स्टोन के हम लोग मूर्तियां जो बनाते हैं, स्टोन कार्विंग करना सीख गए थे, और उसके ऊपर भी लिखना हम सीख चुके थे, चालू कर दिया था मतलब हमने। दे प्रोवाइड, आगे पढ़ेंगे, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। एकदम सिंपल सी बात है, ये सबसे हमें क्या पता पड़ता है, ये हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देता है, उस जमाने में कैसा हुआ होगा, उस जमाने में क्या हुआ होगा। ओके, वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनास्टिक genealogies, territorial extent and administration of various empires, kingdoms and also important political events, social organization, climate, famines etc. of respective times। तो एकदम सिंपल भाषा में हमें उस जमाने का, वो टाइम पे जब वो लोग थे एक्चुअल में, उस जमाने का हर एक डिटेल वहां से पता पड़ता है कि वो टाइम पे क्लाइमेट कैसा था, फेमाइन्स होता, फेमाइन क्या होता है, सूखा पड़ जाना, जब बारिश नहीं होती है, लोग ड्रॉट्स हो जाते हैं, जानवर, झाड़ और लोग मरने लगते हैं, ऐसी कंडीशन को फेमाइन कहते हैं, भूखमरी। सो ये सारी चीजें के बारे में भी हमें डिटेल मिलती है। हमें अलग अलग किंग्स, जो लाइन से किंग्स आए, बाबर आए, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं आए, फिर अकबर आए, तो ये जो जियोनोलॉजी है, दैट इज डिनेस्टिक जियोनोलॉजीज, यानी उनका लाइनेज, हमने लास्ट चैप्टर में वर्ड पढ़ा था लाइनेज, तो उनका लाइनेज के बारे में हमें पता पड़ता है। ये सारी डिटेल्स, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे म्यूजिक सुना करते होंगे, वो कैसे गाने बनाया करते, वो कैसी पोइट्रीज, बहुत सारी पोइट्रीज वो लोग लिखते थे पहले के जमाने में, स्टोरीज जनरली पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती थी। तो ये सारी बातें, ये सारी डिटेल हमें पता पड़ती है इन सब इंफॉर्मेशन से। आगे पढ़ेंगे, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारता, Puranas, Jain, Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travel logs by foreign travelers are, let me just make it down, are इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये आज की तारीख में इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। क्या कि रामायण, महाभारत, ये हमारी एपिक, ये हमारी माइथोलॉजिकल एपिक्स मानी जाती है आज की तारीख में। और आजकल अभी तो टीवी पे हमने देखा कि रामायण महाभारत रिपीट भी हो रहा है, एंड हमने सबने वो बहुत ही ज्यादा देखा दूरदर्शन पे। सो राइट, तो ये एक एपिक है। फिर हमने जैन और बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बुद्धिस्ट लोग अपनी प्राकृत स्क्रिप्ट में, अपनी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये अपना रिलीजन प्रीच कर रहे थे, वो सारे डिटेल्स हमें मिले हैं। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उन्होंने दुनिया को किस तरह से देखा, वो लोग क्या लोगों के बारे में सोचते थे, या वो लोग कैसे जीते थे, वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। हमें फिर अलग अलग पुराणास, वेद पुराण, ऋग्वेदा, ये सारे पुराण से इंफॉर्मेशन मिली है कि कैसे ये सब हुआ है, ये सब हिस्ट्री में कैसे ये सारे इवेंट्स होते आए हैं, ये सारे। एंड यहाँ पे एक और बात, इंडियन ऑथर्स ने भी जो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते आए हिस्टोरियोग्राफी में, इंडियन ऑथर्स ने भी क्या लिखा है इंडिया के बारे में, वो सारी चीजें हमें पता पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करता है। ये सब क्या काम करता है, इट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमारे लिए वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करता है। ट्रैवल लॉग्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यानी कि एक इंपॉर्टेंट सी बात
यहाँ पे ये है फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि उस जमाने में भी, जैसे आज की तारीख में आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे ट्रैवल लॉग्स अपने बनाते हैं, वी लॉग्स जिसको बोलते हैं वो लोग, एंड वो कहीं भी कोई भी कंट्री या कोई भी जगह पे घूमने जाते हैं और सारी डिटेल्स लिखते हैं, कि वहां का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वहां का लोकल क्यूजिन के बारे में लिखते हैं। तो ये सारी बातें जो करते हैं दैट इज ट्रैवल लॉग। जो ट्रैवल कर रहा है वो अपना एक राइटिंग मेंशन कर रहा है। तो उस जमाने में भी लोग ऐसा होते थे जो घूमना फिरना बहुत पसंद करते थे। तो इब्न बटूता, जो आपने ये सुना होगा, एक गाने में भी इसका जिक्र किया गया है, इब्न बटूता टा टा। तो ये इब्न बटूता एक्चुअली एक ट्रैवलर का नाम है। एंड फिर मार्को पोलो, मार्को पोलो भी एक ट्रैवलर का नाम है। सो ये सारे लोग ना एक जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां के पर्टिकुलर एरिया के राजा महाराजाओं के वहां पे एकदम उनके रॉयल गेस्ट बन के रहते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे, उनके राज्य के बारे में लिखते थे, वो आसपास कंट्री में उस पर्टिकुलर रीजन में क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, लोगों से क्या जान रहे हैं, उसके बारे में लिखते थे। दैट इज बेसिकली दे आर ट्रैवल लॉग्स। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग, लेट मी जस्ट make this okay, writing of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography। तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में बहुत बड़ा स्टेप ये था कि पहले देखो, हम लोग नॉर्मल कैसे जीना है या हम क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें लिखते थे, ये सारा इंस्क्रिप्शन पे लिखते थे, स्टोन इंस्क्रिप्शन पे लिखते थे। फिर हमने कॉइन्स, मेटल चीजें, कॉपर प्लेट्स पे, ये सारी चीजों पे लिखना शुरू कर दिया। अब हम लोग बकायदा क्या लिखते हैं, अब हम लोग बायोग्राफीज ऑफ किंग लिखने लग गए, यानी राजाओं की खुद की लाइफ कैसी रही है, उन्होंने कैसा रूल किया हुआ है, ये सारी बातें हम लिखने लग गए। ओके, आगे पढ़ेंगे। हर्षचरित रिटन इन 7th सेंचुरी कॉमन इरा। अब देखो हम सीधा कॉमन इरा के ये साइड, यानी कि आफ्टर, हम बिफोर से अब आफ्टर में आ चुके हैं, ठीक है। 7th सेंचुरी यानी 700 साल, ठीक है, 700 ईयर्स के टाइम पे किंग हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी बना भट्टा ने। तो बना भट्टा ने, ये इनकी पहली राइटिंग थी पोइट्री फॉर्मेट में। उन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया था कि किंग हर्षा ने कैसे अपना राज्य चलाया और कितने बेटर रूलर थे वो, ठीक है। तो हर्षचरित यानी कि उनकी लाइफ स्टोरीज बेसिकली। ओके, इट पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर। देखो यहाँ पे ये बहुत बहुत जरूरी है, हिस्टोरियोग्राफी में कब से हम बात कर रहे हैं, माइथोलॉजीज और रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो माइथोलॉजीज लिखना इज नॉट हिस्ट्री, यही मुद्दा है पूरे ये 2 चैप्टर का, हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो रियलिस्टिक राइटिंग यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ था, नॉट बनी बनाई कहानी कि जस्ट बिकॉज वो राजा के दरबारी में रहते हैं, वहां के उनके दरबार में वो पोएट है या राइटर है, तो जस्ट बिकॉज वहां राजा उसको कमीशन देता है, पैसे देता है, तो वो अच्छा लिख रहे हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं, जो एक्चुअल में हुआ है, जैसा हुआ है, उसे ही रियलिस्टिक राइटिंग कहते हैं। इसीलिए ये बातें हिस्टोरियोग्राफी के फॉर्म में, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फॉर्म में बनते जा रही है। हर्षाज it portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time। तो एकदम सिंपल, देखिए ये जो वर्ड्स है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये वर्ड्स ना हिस्ट्री टॉपिक में आने ही वाले बार बार, रिलीजियस, कल्चरल। तो ये वर्ड आप फिर से कीवर्ड की तरह याद रखो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। यानी कि सोशल यानी कि एक इंसान बाहर कैसे सोशली इंटरेक्ट करता है, यानी कि सोशल लाइफ होगी। इकोनॉमिकल लाइफ यानी कि पैसे से रिलेटेड उसका क्या, ट्रेड से रिलेटेड उसकी लाइफ कैसी रही, दैट इज द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ अ पर्सन। पॉलिटिकल लाइफ यानी कि पॉलिटिक वाइज, यानी कौन किसको राजा बनाया, किसने किसको मार डाला, ये जो पॉलिटिक राजगद्दी का खेल है, दैट इज पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ पर्सन। रिलीजियस लाइफ ऑफ अ पर्सन यानी कि सिंपल, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि वो कितना भक्ति करता था, क्या फॉलो करता था, बुद्धिज्म फॉलो करता था, जैनिज्म से इन्फ्लुएंस हुआ था, कि कोई नेचर को ही पूजता था। सो दैट इज रिलीजियस लाइफ। एंड कल्चरल लाइफ यानी कि किस तरह के उसके शौक थे, वो लीजर टाइम में क्या करता था, वो कैसे सॉन्ग्स सुनता होगा, कैसा म्यूजिक बजाता होगा, दैट इज द, क्या पेंटिंग्स करता होगा। सो ये सारा कल्चरल लाइफ में आता है। तो ये वर्ड्स आप अच्छी तरह से याद ही रखें, इट इज द कीवर्ड्स इन हिस्ट्री, बहुत जगह पे यूज होता है। तो हर्ष चरित्र में जो पहली इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में मानी जाती है किताब, बना भट्टा ने लिखी थी, जो उनके दरबार में एक राइटर थे, उनकी पहली किताब थी ये। ओके,
आगे पढ़ेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री यहां पे खत्म हो जाती है। हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, अब हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। सो इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग, रजता रंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। रजता रंगिनी का मीनिंग होता है कि रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स यानी कि बहुत सारे किंग्स आके गए, बहुत सारे किंग्स। तो यहां पर रजता रंगिनी जो कश्मीर की सबसे पहली बुक मानी जाती है, कश्मीर के राइटर कल्हाना ने लिखी थी ये, उन्होंने ये लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी ये 12th सेंचुरी कॉमन इरा में। 12th सेंचुरी यानी 1200 सदी, 1200 ऐसा 1200, 12th सेंचुरी दैट इज 1200, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 12th सेंचुरी में लिखी थी, क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब देखो, ये लाइन का मीनिंग आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस ढूंढना, उसके ऊपर रिसर्च करना और फिर उसको बहुत ज्यादा, उसको पूरी तरह से क्रिटिकली देखने के बाद, प्रूफ करने के बाद कि ये सच हुआ था, ऐसा ही हुआ था, उसके बाद लिखना और रियलिटी पे लिखना। ओके, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी से बहुत लिंक है। तो ये मेडिवल पीरियड में भी इस तरह की राइटिंग चालू हो चुकी थी, जिसको आज की तारीख में हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। सो लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा था। कल्हाना हिमसेल्फ सेज, वो खुद ये कहते थे, ही रोट द टेक्स्ट आफ्टर, देखो आ गया वर्ड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन किए, उन्होंने अलग अलग सोर्सेस को एग्जामिन किए। कौन से सोर्स? तो देखेंगे, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। तो ये अलग अलग रिकॉर्ड, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री उस जमाने में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया, रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर रजता रंगिनी ये बुक लिखी थी। ओके, इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। तो अब एकदम सिंपल क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स, मेडिवल पीरियड में मुस्लिम रूलर्स आए थे हमारे यहाँ पे। सो उनके कोर्ट में जो हिस्टोरियंस थे, यानी बेसिकली लिखने वाले राइटर्स जो थे, पोएट्स जो थे, तो वो लोग काफी इन्फ्लुएंस थे कि पर्शिया यानी कि ईरान का जो पूरा लैंग्वेज, ईरान को हम पर्शिया कहते थे पहले। तो हमारे यहाँ पे अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज बहुत चलती थी। मुगल एम्परर्स लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शिया। ओके, सो ये लोग जो थे, हिस्टोरियंस जो थे यहाँ पर हमारे यहाँ पे, वो अरबिक एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ राइटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस होते थे कि अच्छा इस तरह से लिखनी चाहिए हमें, अच्छा इन्होंने इतना फैक्ट लिखा है एक राजा के बारे में, राजा ने गलती की वो भी उन्होंने लिखा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस होते हुए अपनी राइटिंग में बदलाव लाया। एक राइटर हमेशा दूसरी की किताबें, दूसरी की स्क्रिप्ट्स पढ़ के खुद इन्फ्लुएंस होता है और अपने थॉट्स एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में हिस्टोरियंस जो या मुस्लिम रूलर्स के अंडर काम करते थे, कोर्ट्स में रहते थे, उन्होंने अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से बहुत इन्फ्लुएंस होके चीजें लिखी है। अमॉन्ग देम, उसी के अंदर एक है जियाउद्दीन बरानी। तो जियाउद्दीन बरानी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। उन्होंने लिखी थी किताब तारीखे फिरोज शाही। तो इन्होंने तारीखे फिरोज शाही किताब लिखी थी, जिसके अंदर तुगलक डिनेस्टी, तुगलक अलग अलग डिनेस्टी रही है हमारे यहाँ पे, मुगल डिनेस्टी चालू होने से पहले तुगलक डिनेस्टी रह चुकी है, ठीक है, लोधी डिनेस्टी। तो ये सारे अलग अलग डिनेस्टी यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की राज करने का एक लाइनेज चल रहा था। तो तुगलक डिनेस्टी वाले जो थे उनमें आते थे फिरोज शाही, उसकी किताब, उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। अ बुक रिटन बाय हिम, ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उसमें उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम, द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड only to the recording of rulers' law and policies of welfare, but he should also write about the rulers' failings and incorrect policies. तो देखो, ये जस्ट मैंने अभी आपको बात बोली कि एक सही हिस्टोरियोग्राफी में हमें सिर्फ राजा की अच्छाई और एग्जैजरेटेड बातें, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलनी है। हमें उसकी अगर कोई फेल्ड पॉलिसी, वो कहीं पे फेल हो गया, उससे कोई बात नहीं हुई, उसने कोई पॉलिसी ट्राई की वो नहीं चली, उसने कुछ गलत किया,
हमें सारी बातें सच लिखनी है। जस्ट बिकॉज राजा खुद हमें लिखने के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, हमें कमीशन दे रहा है, हम उसके कोर्ट में हैं, तो हमें बस उसकी अच्छाई को नहीं लिखना है, हमें उसकी बुराई भी लिखनी है। इनफैक्ट एक ही बात बार बार, रियलिटी लिखना ही हिस्ट्री लिखना होता है। ओके, तो तारीके फिरोज शाही में एक्चुअली इधर एफ होना चाहिए, फिरोज तारीके फिरोज शाही किताब में उन्होंने फिरोज शाही की हर बातें लिखी। बरानी फर्दर सेज दैट हिस्टोरियन शुड आल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन द इंपैक्ट ऑफ द टीचिंग्स of the wise, the learned and the saints on the cultural life of the people। तो उन्होंने अब देखो, अब पहले हम लोग ये अब दायरा क्या था, सिर्फ राजाओं के बारे में लिखने का, लेकिन बरानी का कहना है, जियाउद्दीन बरानी का कहना है कि हमें बस राजा के आसपास की बातें, राजा से रिलेटेड बातें नहीं लिखनी चाहिए, हमें उसके राज्य में जो सेंट है, जो वेल स्कॉलर्ड है, वाइज पर्सन है, जो रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग का कॉमन पीपल पे क्या असर होता है, उसके बारे में भी लिखना चाहिए। तो देखो, लिखने का स्कोप बढ़ गया। ओके, लिखने का हमारा दायरा बढ़ गया, दैट इज स्कोप बढ़ गया। दस बरानी एक्सपांडेड कहां गया, ओके, बरानी एक्सपांडेड द स्कोप। ये जस्ट मैंने आपको बोला कि लिखने का दायरा बढ़ गया। हम पहले देखिए कैसा पूरा स्क्रिप्ट कैसा हो रहा है हमारा आने का, पूरा देखिए हमने कैसा लेवल, हम लोग पहले राइटिंग स्किल्स में माहिर हो गए, हम लोग ने इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखा, फिर हम बकायदा राइटिंग लैंग्वेज बना दी हमने, स्क्रिप्ट बना दी हमने, और हम वर्ड्स इंक से लिखना शुरू कर दिया हमने। ओके, फिर धीरे धीरे हम अब राजाओं के बारे में लिखने लग गए, राजाओं के बारे में हम लिखने लगे। अब इनका जियाउद्दीन बरानी का इंपॉर्टेंट रोल हिस्टोरियोग्राफी में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छा मत लिखो, अच्छाइयां मत लिखो, बुराइयां भी लिखो। साथ में इन्होंने कहा सिर्फ राजा से रिलेटेड बात मत लिखो, उसके राज्य में जितनी बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे रिलेटेड बातें हैं, वो सब बातें इंक्लूड करो, कॉमन पीपल को भी इंक्लूड करो। ओके, तो इससे स्कोप ऑफ राइटिंग बढ़ गया, हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप बढ़ गया। फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स, प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशंस ऑफ द लॉयल्टी बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो तो ये अब भी बात देखो वही चल रही है, कुछ लोग अपनी चापलूसी, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, कि उसके लिए राजा के नजर में एकदम चापलूस और एकदम फेवरेट होने के लिए वो सिर्फ राजाओं की अच्छाई के बारे में बात करते थे। तो ये नहीं होना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी में। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। अब धीरे धीरे सिर्फ पहले रिटर्न वर्क होता था, अब वो लोग क्रिएटिव होते जा रहे हैं, वो लोग पिक्चर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो इमेज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये भी होते जा रहा है। और पोएटिक कोट्स, उनकी कुछ स्पेसिफिक बातें, उन्होंने जो पोयम की 2 लाइनें लिखी होगी वो लिखी जा रही है। तो इस तरह से ये चेंजेस आते जा रहा है राइटिंग के स्टाइल में। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, देखो अब हम मुगल डिनेस्टी की तरफ आ गए, तुगलक डिनेस्टी चली गई। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने खुद की किताब, बाबरनामा भी जिसे हम कहते हैं, तुज़के बाबरी, जिसको तुज़के बाबरी भी कहा गया है, बाबरनामा के नाम से भी ये फेमस है। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। अब बाबर बहुत ही केपेबल रूलर थे एंड बहुत ही स्मार्ट एजुकेटेड रूलर थे। बाबर का मीनिंग होता है टाइगर। इन्होंने अपने बारे में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी यानी जब कोई और आपके बारे में लिखता है, आपकी लाइफ के बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी यानी जब आप खुद अपनी लाइफ स्टोरीज लिखते हो। तो इन्होंने जितनी बैटल्स फाइट की थी उसके बारे में लिखा। इन्होंने बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा। तो इन्होंने छोटी, माइन्यूट यानी कि छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन कर करके बहुत सारी डिटेल में लिखा कि उनकी सिटीज में जहां जहां वो जाते थे कैप्चर करने या कैप्चर करने के बाद ट्रैवल करने के लिए,
वहां के लोग कैसे रह रहे, लोकल लोग कैसे, वहां की इकोनॉमी कैसी है, कस्टम्स यानी क्या चीजें फॉलो हो रही है, फ्लोरा यानी वहां के झाड़ वगैरह सब कैसे, फ्लोरा फौना क्या होता है, झाड़ एनिमल्स, और फ्लोरा फौना दैट इज फ्लोरा फौना, ये वर्ड भी बहुत होता है यूज हिस्ट्री और साइंस वगैरह में। तो उसके बारे में लिखते थे। तुज़्गे बाबरी में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की बात की है, जोग्राफिकल एरियाज की बात की है। सो बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड, अलग 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 फील्ड के बारे में उन्होंने वास्ट राइटिंग की है। एंड बहुत ही प्यारी किताब इन्होंने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। ओके, जिसको बाद में अकबर ने, दैट इज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर, ग्रैंडसन है बाबर के वो, उन्होंने आज के करंट फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें ये मिलती है, अवेलेबल है ये किताब बाबरनामा, वो पिक्चर्स वगैरह एड ऑन किए अकबर ने अपने टाइम पे, ओके, बाबर के जाने के बाद। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अबुल फैजल ये 9 रत्न में से एक थे अकबर के कोर्ट में। बाबर, उसके बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर, थर्ड मुगल एम्परर वॉज अकबर, उनके कोर्ट में 9 रत्न जिसको बोलते हैं, बिरबल और अकबर। तो अकबर बिरबल वाला, अकबर जो है, अकबर राजा, वो भी बहुत अच्छे मुगल एम्परर माने जाते हैं, इंडिया के बहुत अच्छे रूलर माने जाते हैं। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स, अपने लोगों का बहुत अच्छा ध्यान दिया, उन्होंने काफी अपना किंगडम एक्सपांड किया। तो उनके कोर्ट में 9 रत्न जिसको बोलते हैं, उनके कोर्टियर्स में से 9 लोग ऐसे थे जो अलग अलग टैलेंट वाले लोग थे, जिसमें से बिरबल भी एक थे, उसमें से ये राइटर भी एक थे, दैट इज अबुल दैट इज अबुल फजल। अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा लिखने के बाद इन्होंने बाबर नामा को ट्रांसलेट कर दिया था। ओके, तो ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे नहीं दी है। तो इन्होंने अकबरनामा यानी कि अकबर के बारे में किताब, लाइफ ऑफ अकबर, ओके, उसके बारे में इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट, क्रिटिकल, फिर से क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, यानी उन्होंने जैसा किया वैसा ही लिखा, बिल्कुल उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ उनके बारे में नहीं बोला, या वन साइडेड बायस, भेदभाव करते हुए नहीं बोला, बायस कोई राइटिंग नहीं की उन्होंने। इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्क्रूटिनी is looked upon as devoid of bias and hence realistic। तो जस्ट मैंने आपको अभी ये वर्ड बोला कि जो भी इन्होंने राइटिंग्स जो भी इनको मिली थी, उसको वो डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने बहुत बेटर, बहुत अच्छी तरीके से हर एक सोर्स को, एविडेंस को नजर में लेते हुए, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए, एग्जामिनिंग करते हुए, इन्होंने बहुत रियलिस्टिक पिक्चर बना के दिया, एकदम रियलिस्टिक हिस्ट्री लिखी। और अकबरनामा के बाद उन्होंने, अकबर जी ने उनको कहा था कि आप मेरे ग्रैंडफादर की किताब जो है बाबरनामा, उसको भी आप ट्रांसलेट कीजिए। और वो ट्रांसलेशन करते वक्त अकबर ने उन्हें इमेजेस एंड पेंटिंग्स, अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग्स भी इंसर्ट करने को कहा था। ओके, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बखार। बखार, अब ये वर्ड ना मराठी वर्ड है। बखार is a Marathi word. बखार is an important type of historical document of medieval times। एक तरह का historical document है, एक तरह का historical document है जो जिसके अंदर हम contains eulogies of the heroes। eulogies of the heroes, eulogy क्या होता है? तो जब कोई मर जाता है, उसके बाद उसके बारे में जो हम तारीफें लिखते हैं, प्रेजेस लिखते हैं, दैट इज अ यूओलॉजी। तो यूओलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। तो बखार में जनरली क्या होता है? तो बखार एक इस तरह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम महान जो राजा महाराजा हो चुके हैं, जनरली ये मराठास लोग का स्टाइल है लिखने का, मराठा लोग ने ये लिखा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हमको स्टोरीज मिलेगी, पानीपत की बैटल की स्टोरीज हमें मिलेगी बखार के अंदर। तो बखार में ग्रेट मैन जो रह चुके हैं, शिवाजी जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज, उनकी बारे में प्रेजेस वगैरह लिखे जाते हैं बखार। ओके, आपको ये याद रखना है वर्ड। एंड मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब इसमें अलग अलग टाइप है। सभासद बखार, सभासद बखार इनके नाम से ही है। वॉज रिटन बाय कृष्णजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। तो शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उनके सौतेले भाई, मतलब शिवाजी के ही बेटे होते राजाराम भी। तो राजाराम वॉज द थर्ड छत्रपति। छत्रपति इज द टाइटल गिवन टू द मराठा रूलर्स किंगडम में जो थे। इट इज एन इंपॉर्टेंट बखार फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज।
तो इस बखार के अंदर, सभासद बखार के अंदर जो कौन से टाइम पे लिखी गई थी, तो वो छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे लिखी गई थी, जो कि शिवाजी के बेटे ही है। ओके, एंड वो किसके बारे में लिखी गई है, तो वो शिवाजी महाराज के बारे में लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि छत्रपति राजाराम महाराज कौन है, शिवाजी महाराज कौन है, और किसके बारे में इस बखार में लिखा गया है। तो कृष्णजी आनंद सभासद, ये सारे नेम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट आपको ये बार बार लिख के या बार बार बोल के अच्छे से याद रखना है। फिर भाऊ साहिबांची बखार, तो ये वर्ड है, देखो पहली बार तो इसको पढ़ने में काफी मतलब कंफ्यूजन होगा कि कैसे इसका प्रोनाउंस करें। ये मराठी प्रोनाउंसिएशन में आप करेंगे तो बहुत सिंपल से हो जाएगी। ये लिखा है भाऊ साहेबांची, भाऊ साहेबांची बखार। तो भाऊ साहेब उस टाइम पे आर्मी कमांडर थे, पेशवा के, नाना साहेब पेशवा के आर्मी कमांडर थे, जिन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में कमांड संभाला था, पूरा आर्मी का कमांड संभाला था, और उनको भाऊ साहेब कहा जाता है। ओके, तो भाऊ साहेब, भाऊ साहेबांची मतलब उनका, भाऊ साहेबांची बखार डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की बैटल कैसे हुई थी, अफगान और मराठा के बीच में, बहुत ही लंबी चलने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है, जिसमें मराठास लोग अनफॉर्चुनेटली हार गए थे लास्ट में। ओके, अनदर बखार एंटाइटल्ड, दूसरी एक बखार है जिसका नाम ही है पानीपताची। देखो यहां पर भी मराठी प्रोनाउंसिएशन है इसका, याद रखो, पानीपताची बखार। पानीपताची यानी फिर से पानीपत की लड़ाई जो हुई थी पानीपत में, ये दिल्ली की तरफ से फ्रॉम मराठा, महाराष्ट्र से धीरे धीरे दे वर गोइंग टुवर्ड्स पानीपत, एंड अफगान से अब्दुल अब्दाली जो है वो आ रहे थे। इनके बीच में पानीपत में लड़ाई होती है काफी। ओके, उसके बारे में ये स्टोरीज मिलेगी। बखार इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट, ये भी पानीपत के बारे में ही है। होलकरांची, अब होलकर एक कैरेक्टर है, इनके साथ थे, भाऊ साहब के साथ थे। ऐसा माना जाता है कि होलकर जो है वो जैसे ही उन्होंने देखा कि मराठा सब ऑलमोस्ट हार चुके हैं, तो भाऊ साहब जी ने होलकर से कहा कि उनकी वाइफ को लेकर वो किसी सेफ जगह पे चले जाए। ओके, तो होलकर वो बैटलफील्ड बाद में छोड़ के भाग जाते हैं, वहां से बच के निकल जाते हैं। ओके, सो होलकरांची काफियत या कैफियत, इसको भी आप मराठी प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे तो आपको बेटर होगा। कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूलर। होलकर्स लोग इंदौर साइड रूल करते थे, ये पहले मराठा कमांडर में से माने जाते हैं होलकर जो है। एंड इनके बारे में, इन्होंने मराठा को कितना सपोर्ट किया, मराठा रूल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी डिटेल आपको मिलेगी होलकरांची, होलकरांची कैफियत। ओके, बखार्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, इसको अलग अलग टाइप में हम पढ़ सकते हैं। बायोग्राफीज और किंग हो सकती है, राजाओं की बायोग्राफीज हो सकती है, डिनेस्टिक हिस्ट्री हो सकती है कि एक पूरा लाइनेज कि शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज थे, संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने मार दिया तो राजाराम महाराज आए, तो ये पूरा लाइनेज के हिसाब से लिखना, दैट इज कॉल्ड डिनेस्टिक हिस्ट्री। या डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, जैसे कि यहाँ पे पानीपत एक इवेंट है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हुए बखार लिखा गया है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state administration by a king। तो ये अलग अलग टॉपिक्स एक्चुअली बता रहे हैं कि किस बेसिस पे, किस अलग अलग इवेंट्स के बेस पे हम बखार का स्टाइल, बखार की टाइप्स बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे हमारा मेडिवल पार्ट भी पूरा होता है, मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट पूरा होता है, एंड स्टार्ट होता है हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी कैसे आई वो चालू होता है। सो लेट्स रीड। इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, एंड अब देखो हम सीधा कहां पे थे, हम 3rd 7th 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी पे थे, अब हम 20th सेंचुरी में आ चुके, अब हम मॉडर्न जमाने में आ चुके, मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि ब्रिटिश अब आ चुका है, मुगल रूलर के बाद ब्रिटिश आ चुके अपने यहाँ पे। ओके, सो इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे जब आए, उन्होंने, वो इतने एजुकेटेड थे, वो इतने एडवांस थे, इसीलिए एक्चुअली वो कैप्चर कर पाए थे, इतने पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड पे उन्होंने कैप्चर किया था, रूल किया था।
सो उनका वो जहां भी जाते थे वो अपनी बेटरमेंट भी साथ में लेके जाते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट जरूर करते थे, वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट जरूर करते थे, एंड कुछ लोग तो बहुत इवल थे, बट कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे और कुछ लोग जेन्यूनली कुछ अच्छा करते थे। तो यहां पर उन्होंने, ब्रिटिश लोग ने आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च चालू कर दिया। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें खोजबीन चालू कर दी। इसी जमाने में हमें एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह जो है, यही ब्रिटिश लोग ने ही यहाँ पे आके ढूंढा था। एक्सकेवेशन में ये सारी बातें निकाली थी, जिससे पता पड़ा था कि ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम की यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, वगैरह वगैरह। ओके, सो अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham। तो जो ये व्यक्ति है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, इनके अंडर जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो क्या काम करता है, आर्कियोलॉजी मतलब क्या करना, पुरानी चीजों को खोदबीन करके, एक्सकेवेशन बोलते हैं उसको, खोद कर या ढूंढना, इन शॉर्ट पुराने मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने स्थापित किया। इसके डायरेक्टर जनरल यानी मेन हेड कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। इनके अंडर हमें बहुत सारे एंशिएंट साइट्स जो है हमें मिले। ओके, he chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for the purpose। अभी सवाल उठता है कि इनको कैसे पता पड़ा, ये तो एक तो आए ब्रिटेन से, इनको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे ऐसा सब चीजें मिलेगा। तो इन लोग बड़े ही एजुकेटेड लोग थे, और ये कोई भी नई चीज, नई लैंग्वेज, ये सारी चीजें इनको पढ़ने का बड़ा शौक रहता था। तो इन्होंने जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे थे वो उनको मिले, उनके अंदर मेंशन था कहीं ना कोई साइट्स, तो वो साइट्स वो पता लगाते थे पूरी अपनी टीम को लेके जाके। तो उस बेसिस पे इन्हें बहुत सारे एंशिएंट साइट्स मिले। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश लोग ने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट वगैरह ढूंढा था। तो वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन ढूंढा था अपने टाइम पे। Okay, because of this discovery, the antiquity of the Indian history could be traced to the 3rd millennium before Common Era। तो यहीं से पता पड़ा, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई सर जॉन मार्शल ने, उससे पता पड़ा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन कल्चर जो है, वो करीबन 3000, जो हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी, जो हमने ऊपर ही लाइन पढ़ी थी फर्स्ट पेज पे, 3000 ईयर्स पहले से राइटिंग की कला में माहिर है। ये हमें तब से पता पड़ा था। ओके, आगे रीड करेंगे। ये देखो इनके फोटोज भी दिए, अलेक्जेंडर कनिंगम के एंड सर जॉन मार्शल के फोटो भी दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, सो इनके देखो कपड़ों से ही आप समझ जाओ कि कितने मॉडर्न थे, राइट। तो ब्रिटिश लोग पहले से ही मॉडर्न और एडवांस रहे, दैट इज द रीजन कि वो लोग हर फील्ड में इतने आगे थे पहले से। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग ने लिखा। जब उनको यहाँ पे कमीशन के लिए रखा जाता था, उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता था ब्रिटेन से, उनको इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, इंडिया को चलाने के लिए, रूल करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता था पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से। तो जब वो यहाँ आते थे तो सबको आदत थी पढ़ने लिखने की, एंड वो अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे। तो कुछ लोग तो इंडियन हिस्ट्री जो यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे कितना वास्ट हमारा कंट्री है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, कितने अलग अलग कल्चर है, कितनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये सारी बातें वो जब देखते थे, सुनते थे, तो वो इंस्पायर होते थे और वो लिखते थे अपने बारे में, इंडिया के बारे में। ओके, देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इनकी राइटिंग में आपको कॉलोनियल पॉलिसीज नजर आएगी। देखिए, एक तरह से इसका मतलब ये हो जाता है कि वो थोड़े से बायस लिखते थे, क्योंकि वो ब्रिटिशियस थे, क्योंकि वो कॉलोनियल रूल खुद लाए थे। कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश की पॉलिसी थी कॉलोनियल रूल, कॉलोनीज बना के रहना। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, अलग अलग कॉलोनी बना के रहना। तो कॉलोनी किसको बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर जगह पे जाके कब्जा कर लेते हैं और वहां पे रहना चालू कर देते हैं अपने सब लोगों को बुला के, और वहां के लोगों को अपने अंडर काम करा के। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग अ कॉलोनी। ओके, तो कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, इसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने काफी लिखा हुआ है बहुत से दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। 3 volumes of the history of the British India
रिटन बाय जेम्स मिल। अब जेम्स मिल जो, इनका फोटो भी आप जैसे देख सकते हो, जेम्स मिल जो है, इन्होंने 3 पार्ट्स में एक किताब लिखी थी, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया में ब्रिटिश आने के बाद की कहानी, ब्रिटिश इंडिया उसको बोलते हैं। वेर पब्लिश्ड इन 1817, 1817 में ये बुक पब्लिश की गई थी। दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। ये पहली किताब है फ्रॉम ए ब्रिटिश हिस्टोरियन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन की तरफ से पहली इंडिया के ऊपर किताब है ये। आपको ये भी याद रखना है इंफॉर्मेशन। It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice and various aspects of the Indian culture। तो यहां पर इस किताब में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि इनकी सोच कितनी बायस थी, इन्होंने कितना गलत दिमाग में पर्सपेक्टिव जजमेंट रख के चीजें लिखी है, इंडियन कल्चर के बारे में इनको कितनी गलत फहमियां थी, उसको दिमाग में रख के ये किताब में बातें लिखी गई है। प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है, प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है किसी के बारे में पहले से जज करके लेना, किसी के बारे में जजमेंट पास करना। तो इन्होंने इंडियन कल्चर्स, इंडियन लाइफस्टाइल के ऊपर प्रेजुडाइजेस रखे थे, जस्ट बिकॉज वो हायर और मॉडर्न समझते थे अपने आप को, ब्रिटिशर्स। तो वो उन्होंने ये सारी बातें उनकी राइटिंग्स में नजर आती है कि ये बायस राइटिंग है, एक भेदभाव वाली राइटिंग है, ट्रू इवेंट, ट्रू फैक्ट कैप्चर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के खिलाफ वाली बात है। ओके, आगे पढ़ेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दूसरी किताब है ये, रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। उस जमाने में मुंबई, बॉम्बे के जो गवर्नर थे, उन्होंने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, इनके नाम से एल्फिस्टन स्टेशन भी है, इन्हीं के नाम से है वो। ओके, वाज पब्लिश्ड इन 1841। 1841 में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अब मराठा एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ओके, ग्रांट डफ्स नेम stands out among the British officers who wrote about Maratha history। तो ग्रैंड डफ जो थे ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनका नाम सबसे अलग आता है क्योंकि इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा, मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा। He wrote the book entitled, इनकी बुक का नाम था A History of Marathas। इनकी बुक का नाम क्या था? सिंपल सा, A History of Marathas। This book is published in 3 volumes। इनकी भी बुक के 3 पार्ट्स है, 3 वॉल्यूम्स यानी 3 पार्ट्स है। Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history। इनकी किताब में भी आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश लोग कैसे हमारे कल्चर को सप्रेस करते थे, कंडेम करते थे, हेट करते थे, और कुछ चीजें अच्छी करते थे। जैसे कि देखो, हमारे यहाँ पे सती वगैरह चलता था, फिर चाइल्ड मैरिज वगैरह चलता था, तो ये ब्रिटिश लोग ने रोकने में बहुत मदद की हमारी। ओके, तो ये अच्छी चीजें की है, लेकिन कुछ चीजें वो हमारी कल्चरल चीजों को नहीं समझ पाते थे और जिसको वो सप्रेस करते या कंडेम करते थे। तो दोनों, गुड एंड बैड, दोनों पर्सपेक्टिव है, आपको याद रखना है। आपको न्यूट्रल रह के हमेशा चीजें पढ़नी है, याद रखो। एक कभी भी एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, कोई भी चीज न्यूट्रल रह के आपको पढ़नी है। कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे डिसीजन नहीं लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग करके कोई भी पार्ट पे डिसीजन, अपना जजमेंट, ओपिनियन रखना है। जजमेंट पास कभी नहीं करना है किसी पे बाबा, अपना ओपिनियन रखना है, ठीक है। सो यहां पर इनकी राइटिंग्स, ग्रैंड डफ्स की राइटिंग में आपको पता पड़ेगा कि ब्रिटिश लोग कितना इंक्लाइन थे, इंक्लाइन मतलब एक तरफ झुका हुआ, कितना इंक्लाइन थे, किसकी तरफ इंक्लाइन थे? इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को कंडेम करने में, यानी कि उसको काइंड ऑफ अच्छे से वो फॉलो नहीं करते थे, और उसको वो जो फॉलो करते थे उसको रोकते थे, तो ये सब करने में। सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेस्ड इन कर्नल टॉड्स राइटिंग्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। तो कर्नल टॉड जो थे, इन्होंने राजस्थान के बारे में लिखा, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो विलियम विल्सन हंटर, जो फिर से ये अलग अलग राइटर्स है, हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, आपको नाम एक 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 स्टेटमेंट वाइज इनके नाम लिस्ट बना देना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो विलियम विल्सन हंटर जो थे, इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, इसके अंदर थोड़ा बहुत इम्पार्शियलिटी दिखेगी आपको। पार्शियलिटी यानी कि किसी एक के तरफ अपना पर्सपेक्टिव रख के लिखना, इम्पार्शियलिटी यानी कि किसी न्यूट्रल साइड पकड़ना कि ये अपनी तरफ सही है, ये अपनी तरफ सही है, इन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया। दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियल होना। जो फैक्ट हो रहा है वो लिखना, बड़ा चढ़ा के बात नहीं लिखना, किसी के फेवर में बात नहीं लिखना।
तो इनकी राइटिंग में, इंडियन हिस्ट्री की राइटिंग में आपको ये बात मिलेगी। किसके? ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर। ओके, विलियम विल्सन हंटर। फिर नील नीलकंठ जनार्दन। ओके, इंडियन, अभी इंडियन आ गए। ओके, ये ब्रिटिशर्स थे अभी तक, अब इंडियन का हम ये कर रहे हैं। नीलकंठ जनार्दन किरताने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजौड़े were two Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writing. तो Grand Duff's writing ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने कितना लिमिटेशन, उन्होंने कितना बायस लिखा था, उन्होंने कितना एक तरफा लिखा था, ब्रिटिश के फेवर में लिखा था, तो उसको एक्सपोज किया, उसके खिलाफ सही लिखने वाले दो इंडियन हिस्टोरियंस के नाम आपको याद रखने हैं, नीलकंठ जनार्दन और विश्वनाथ काशीनाथ। ओके, तो इन्होंने ग्रांट डफ, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले, ऊपर अब भी हमने देखा कि उन्होंने मराठा, उनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था, राइट, द हिस्ट्री ऑफ मराठास। तो इसमें उन्होंने जो बायसनेस दिखाया था टुवर्ड्स ब्रिटिश, उसको एक्सपोज किया था इन दो इंडियन हिस्टोरियंस ने। ओके, सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 आज हम समाप्त करते हैं, एंड हम नेक्स्ट पार्ट में 2.2 वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे। एंड होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया। आपको कोई डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज एक लाइक कीजिए, या कमेंट सेक्शन में कोई भी जस्ट हाई बोल दीजिए मुझे। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।